अच्छी बात है कि आरबीआई ने जो कदम उठाया है टोकनाइजेशन का, जिसकी बात राजशेखर कर रहे थे कि अब आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं भरनी है, बल्कि आपको एक टोकन वहाँ जनरेट करना होगा। जिस वेबसाइट पे भी आप पेमेंट करते हैं तो जो वेंडर है यानी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ ही जो आपका बैंक होता है यानी जहाँ जो आपका पेमेंट पार्टनर होता है उसके वो उसमें इन्वॉल्व होता है। और इस तरीके से 2-3 आइडेंटिटीज़ मिला के वो एक टोकन बनाते हैं और टोकन आपको देते हैं। ये 1 अक्टूबर से लागू हो गया, तो अब धीरे धीरे लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे। अच्छी बात है, उसको आप फॉलो करें, लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। राहुल, ये बताइए कि यूज़र हमारे हाथ में क्या है? एक तो हमने जो सवाल राजशेखर के सामने रखा कि हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है, हम कैसे बुक करें किसी को, क्या हमारी उतनी तैयारी है या नहीं है, उस तरफ तो हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन एज ए यूज़र हम अपने लेवल पर क्या सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं? देखिए मनोज जी, अगर आप इस रिसर्च को भी देखें, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कलेक्शन जो हुआ है इन सभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन का, उसका सोर्स इसको हमें और अच्छे से जानना पड़ेगा। क्योंकि दो तरीके से कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट स्पॉन्सर जो हैकर होते हैं, जो कोई कंट्री किसी बीएफएसआई इंडस्ट्री को टारगेट करती है, तो या तो कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या उस बैंक को टारगेट किया जाता है और उनके सर्वर में सेंध लगाई जाती है और वहां से डेटा निकाला जाता है। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अगर इंडियन बैंक्स का या बाकी बैंक्स का इंफॉर्मेशन आया है, तो अगर उसका सोर्स अगर हमें और पता लगे, तो आई थिंक वो हमारे नोन में भी ये आया था कि कार्ड्स हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैंक जिनका हम सिक्योरिटी भी करते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी के लिए ये कंज्यूमर डेटा कलेक्शन है, क्योंकि मेरी नॉलेज के अंदर सर्वर ब्रीचिंग का कहीं पे भी कोई भी न्यूज नहीं है और इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी थ्रेट इंटेड टीम के पास। और रही बात यूजर की, तो बाकी जैसे स्पीकर्स ने भी अभी पैनलिस्ट ने बताया, यूजर को ये समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्कैम की, ये कलेक्शन कैसे होती है। जरूरी नहीं है हर एक बैंक को हैक होने के बाद ही इंफॉर्मेशन निकलती है या उनके एम्प्लॉयज डेटा लीक करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए या बाकी सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे आपको बथेरी ऐसी एडवर्टीजमेंट मिलेंगी जहां पे वो क्लेम करते हैं कि आप आईफोन 20,000 रुपए का ले लीजिए या कोई टी शर्ट 99 रुपीज की एक कंपनी की ले लीजिए, और वो ऐड चलती हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप वो चीज खरीद सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भरने के बाद। ना तो वहां पे यूपीआई का ऑप्शन होता है, ना ही यहाँ पे किसी और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होता है। जैसे ही उस वेबसाइट पे आप अपना कार्ड भरते हैं, आपके पैसे कट जाते हैं। बट सीवीवी डिटेल जैसे ही आप भरते हैं, तो बजाय वेबसाइट उस डिलीट उस इंफॉर्मेशन को सेव ना करे, वो पीछे वो सेव करते रहते हैं। तो एक हफ्ते के लिए जितने यूजर उस वेबसाइट पे यूज आके करते हैं, बिकॉज ये बच्चों में वायरल हो जाता है कि देखो कितना सस्ता मिल रहा है। तो ये एक जैसे एक बड़ा सोर्स मैंने आपको बताया जहां से ये डेटा किया जाता है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का। और बाद में इंडियन अगर क्रिमिनल इसको कलेक्ट करता है, तो वो कभी भी इंडिया में ये कार्ड अप्लाई यूज नहीं करेगा, वो बाहर की कंट्री में क्रिमिनल को बेच देगा। जैसे आपने बताया फ्री में दे देते हैं जब उनको लगता है कि हमारे यूज का नहीं है ये, ताकि जो कार्ड इसको यूज कर रहा है आउट ऑफ हमारी कंट्री के, तो हमारा लॉ उसके लॉ के आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन चला जाए और कन्विक्शन रेशो कम आ जाए। और उस कार्ड का टोटल इंफॉर्मेशन जो वो बेचते हैं वहां पे, अगर वो 50,000 कार्ड हैं, तो वो बिटकॉइन में उनसे 200 बिटकॉइन या मे बी 100 बिटकॉइन कोई भी अमाउंट ले लेते हैं जो उनके पास आ जाता है। लेकिन रिस्क जो है उस कार्ड को यूज करके फंसने का, वो दूसरी कंट्री के लोगों पे चला जाता है। जी। सो ये मेरा नजरिया है इसको जी देखने का। राजशेखर, ये बताइए कि कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि डेबिट कार्ड से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, क्योंकि डेबिट कार्ड में अगर डेटा लीक हो गया तो पूरा आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। ये कितना दम है इस बात में? डेबिट कार्ड में अगर लीक होता है तो कह तो हम बराबर ही सकते हैं, क्योंकि डिपेंड आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पे और डेबिट कार्ड की लिमिट पे करता है। अगर डेबिट कार्ड का भी डेटा लीक होगा तो आपकी डेली की विड्रॉल लिमिट है, उतना ही आपका पैसा निकलेगा। लेकिन आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो काफी सारे कार्ड मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी लाइबिलिटी बैंक के ऊपर चली जाती है। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप कुछ समय में ही, लगभग आधे एक घंटे में अगर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं और कार्ड अपना ब्लॉक करवा देते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड उस लाइबिलिटी को खुद पे लेते हैं और आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। आप इसको एक तरीके का इंश्योरेंस समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस आपका क्रेडिट कार्ड पे है, ना कि डेबिट कार्ड के ऊपर। जी,
तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं फोकस करके थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, प्रशांत ये बताइए कि यूज़र के हाथ में क्या है अपने लेवल पे सिक्योरिटी ले, जो बातें इन लोगों ने बताई उसके अलावा, क्योंकि क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन करते समय ही हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है या वहीं पर हमें ख़तरा है, या फिर हम जैसे बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम मेल करते हैं, हम सोशल मीडिया पे सर्फ करते हैं, तब भी हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो जा सकता है, जो बाद में हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रॉड या प्रॉब्लम बन जाए? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरबीआई या कोई भी बैंकिंग अथॉरिटी अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो उनके लेवल पे है। कंज्यूमर को चाहिए कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अपने किसी भी फ्रेंड को या नोन पर्सन को ना दे, जिससे वो लीक होने के चांसेस से बच सके। हमें जब भी किसी वेबसाइट पे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो हम हमेशा सिक्योर्ड वेबसाइट के थ्रू ही करें। एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि हमें अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड हैं उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखना चाहिए। इन केस अगर उसके बावजूद अगर कोई भी ऐसे फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमें अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना है और अपना कार्ड ब्लॉक करवाना है। किसी भी वेबसाइट पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करना है। और जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया कि जितने भी हमारे डेटा है वो बाहर यूज होता है, तो हमें, अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हम कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हमें बैंक की एप्लीकेशन के द्वारा उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जैसे हम एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, हमें वो ब्लॉक करके रखना चाहिए। सो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन ही वेबसाइट के ऊपर जाएं जो कि ऑथेंटिक हो, रेप्यूटेड हो, और जिसपे जो एकदम नई नई वेबसाइट ना है हम उनके ऊपर ना जाएं। जी, तो ये थी एक गाइडलाइन आपके लिए कि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं अपने लेवल पर। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि उन केसेस में क्या होता है। कहीं कहीं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमसे ओटीपी ली जाती है या इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि हमारा डेटा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और हमारा जो है पैसा कहीं से उड़ गया, हमें इसकी जानकारी तक नहीं है। दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या सेफ्टी हमारे पास है, हम कहाँ जाएँ, हम कहाँ शिकायत करें, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।